आज से देश में वैक्सीन लगाने का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो रहा है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी खुद करने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत करेंगे। पहले चरण में कोरोना योद्धाओं को टीके लगाए जाएंगे, जिसके लिए देश में 3000 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। आपको बता दें, हर वैक्सीनेशन सेंटर पर 100 कोरोना योद्धाओं को टीके लगाए जाएंगे, यानी पहले दिन करीब 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके साथ ही पीएम आज कोविन पोर्टल को आधिकारिक रूप से लॉन्च करेंगे, जो कि वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन मैनेज करेगा। इसी पर वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा कोविड का वैक्सीनेशन प्रोग्राम, उसकी शुरुआत भारत में हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सुबह 10:30 बजे औपचारिक उसकी शुरुआत भी करेंगे। 3006 स्थानों पर वैक्सीनेशन प्रारंभ करेंगे और इन 3006 स्थानों में लगभग 3 लाख के करीब हमारे हेल्थ वर्कर्स कोविड की वैक्सीन मिलना प्रारंभ होगी। जो ऑब्जर्वेशन रूम है वो भी हमने चिन्हित कर दिया है और उसके साथ हमारा जो बैकअप है, सारा टीम, जो डॉक्टरों की ड्यूटी है, नर्सिस की ड्यूटी है, वो सब हमने लगा दी है। हमारे यहाँ पे 100 लोगों को वैक्सीन मिलने जा रही है। 3 बूथ होंगे, अभी 1 बूथ होगा, उसके बाद फिर 2-3 बूथ होंगे, तो उसमें 200 से 300 लोगों को वैक्सीन डेली मिलेगा। यहाँ पे पर डे जो हमें दिया गया है 100 लोग आएंगे वैक्सीनेशन के लिए। पूरा उनका प्रोसेस होगा। पहले जहाँ आपने शुरू में देखा था, वहाँ पे पहले उनका चेकिंग होगा कि वो आज की लिस्ट में है या नहीं है। फिर वो यहाँ के आके अपने आप को कोविन पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। उसके बाद उनकी वैक्सीनेशन होगी वैक्सीनेशन रूम में। उसके बाद ऑटोमेटिकली कोविड पोर्टल में अपडेट हो जाएगा कि उन्हें वैक्सीनेशन मिल गई है। और उसके बाद आगे ऑब्जर्वेशन रूम है, जहाँ पे उन्हें आधा घंटा बैठना पड़ेगा पोस्ट वैक्सीनेशन। देश के हर कोने में वैक्सीन पहुंचाई जा चुकी है और जहां आज टीका लगने जा रहा है, वहां पूरी तैयारी हो चुकी है। दिल्ली से लेकर केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, हिमाचल, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, सभी जगह आज टीके लगने जा रहे हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में सुबह से शुरू हो रहे कोरोना वैक्सीन लगाने के महाअभियान से पहले राज्यों को चिट्ठी लिखकर कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की चिट्ठी में इस बात का खास जिक्र किया गया कि एक आदमी को एक ही वैक्सीन की दोनों खुराक लेनी होगी। मतलब ये कि अगर आपने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खुराक ली है तो दूसरी डोज भी इसी वैक्सीन की लगानी होगी। चिट्ठी में यह भी कहा गया कि गर्भवती और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं को कोरोना की वैक्सीन न लगाई जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि वैक्सीन के किसी भी ट्रायल में इन्हें शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया कि कोरोना की वैक्सीन सिर्फ 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए है। मतलब ये कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को, बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई जाए। राजस्थान में डॉक्टर सुधीर भंडारी को पहला टीका लगाया जाएगा, जो कि जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। हमारे साथ में हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी, प्रिंसिपल हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के। और सबसे बड़ी बात ये कि ये वॉलेंटियर भी हैं। पहले तो डॉक्टर साहब आपको बताइए कि आप पहले राजस्थान के वॉलेंटियर होंगे आपको जो वैक्सीन लगेगी। मुझे बहुत खुशी है। आई एम वेरी लकी दैट आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट वॉलेंटियर टू बी वैक्सीनेटेड बाय कोविड-19 वैक्सीन। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आई एम सो कॉन्फिडेंट ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करेंगे। और मैं पब्लिक एट लार्ज को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सेफली विदाउट एनी हिच और हेजिटेशन अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, अपना इम्यून स्टेटस बढ़ाएं, अपनी सोसाइटी और कंट्री का इम्यून स्टेटस बढ़ाएं। एंड आई एम श्योर इट विल मेक आवर कंट्री मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर हेल्थियर। पटना में सबसे पहले जिन 2 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, उनका नाम राम बाबू और अमित कुमार है। राम बाबू IGIMS पटना में सफाई कर्मचारी हैं, जबकि अमित कुमार एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है और बिहार में IGIMS के एक सफाई कर्मचारी हैं राम बाबू, जिनको पहला टीका लगेगा। तो वहीं अमित कुमार हैं जो IGIMS के एम्बुलेंस चालक हैं, इनको दूसरा टीका लगेगा। हमारे साथ दोनों लोग मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राम बाबू जी से। मन में क्या चल रहा है अभी? मन में बहुत अच्छा चल रहा है सर।
मन में खुशहाली है कि पहला टीका मेरे नाम से है और कोई बात का डर नहीं है हमको कि इसमें कोई भी दिक्कत हो गए या कोई भी साइड इफेक्ट हो जाए, इससे कोई डर नहीं लग रहा है। अमित जी, आप एम्बुलेंस चलाते हैं, मरीजों को लेके आए होंगे जो कोरोना पीड़ित हैं, तब क्या सोच रहे थे जब उनको लेकर आते थे एम्बुलेंस में, और अब आपको दूसरा टीका बिहार में लगने जा रहा है जो कल सुबह लगेगा, तब क्या सोच रहे हैं आप? तब और आज में बहुत फ़र्क है। उस समय जब पेशेंट आते थे तड़पते हुए, उस समय जब कोई मतलब उसका सर्च नहीं था, कोई उसका वैक्सीन नहीं था, उस समय गजीब मतलब कि दूसरे तरह का फील होता था। लेकिन पहले से लोगों में जागरूकता हुई, लोग मतलब कि अपना सावधानियां बरतें, काफ़ी हद तक सुधार भी हुआ, वैक्सीन भी आ गया, कल लगने वाला भी है, लोगों के बीच में अच्छा संदेश जाएगा। और क्या कहें। मुंबई में बीएमसी की तरफ से वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जहां 5000 से ज्यादा स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत करेंगे। मुंबई में किन किन ठिकानों पे जो है ये वैक्सीन वितरित होंगे और किस तरीके से उनको? हमारे अभी जो मेजर हॉस्पिटल्स है, बीकेसी सर के कोविड सेंटर है, उनमें जाएगा, कूपर हॉस्पिटल में जाएगा, केईएम में जाएगा, नायर में जाएगा, साइन में जाएगा, बैंड्रा भाभा में जाएगा। इसे 9 प्लेस हमने तय की। कौन सा भी मेडिसिन कंप्लीट 100% ऐसा नहीं होता है, साइड इफेक्ट होगा करके हम लोग तैयारी में है। 1000 लाखों में एक को भी होगा तो भी हमारी तैयारी है। वैक्सीनेशन की शुरुआत से वाराणसी में शुभ का टीका नाम से गंगा आरती हुई। अस्सी घाट पर शुभ का टीका और वैक्सीन की रंगोली बनाई गई। देश भर में लोग राहत की सांस ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में इतना बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। ये माँ हमारे हिंदुस्तान से क्या विश्व से कोरोना जल्दी से जल्दी गायब हो जाए, इसके लिए वैक्सीन हमारी कामयाब हो। देश में आज से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, जो लगता है कि विपक्ष को हजम नहीं हो रहा। तभी लगातार सियासी बयानबाजी जारी है। कांग्रेस ने पीएम मोदी को पहले वैक्सीन देने की बात की तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने तीखा पलटवार किया। उधर एनसीपी प्रमुख शरद पवार बोले, मुझे वैक्सीन मिले तो तुरंत लगवा लूंगा। प्रधानमंत्री क्यों नहीं वैक्सीन लगवा रहे? देश के लोगों का विश्वास तभी पैदा होगा। इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर लगवा रहा है, सऊदी अरबिया का किंग लगवा रहा है, बादशाह लगवा रहा है, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर लगवा रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री भाषण देने के अलावा कोई काम नहीं करते। उन्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए और जो वैक्सीन वो लगवाएंगे वही देश की जनता को लगनी चाहिए। हमारे साथ में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे हैं। सर, ये बताइए कि वैक्सीनेशन, देशव्यापी वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है और कुछ ही घंटे बचे हैं, किस तरीके से उम्मीद और इसको किस तरीके से देखते हैं? पूरे देश में बहुत ही उत्साह का वातावरण है। सभी राज्यों में, केंद्र शासित राज्यों में भी बहुत उत्साह है। 3006 सेंटर्स पर हमारी दवाइयाँ पहुँच चुकी है, वैक्सीन, और लोग उस उत्साह के वातावरण में पंक्तिबद्ध होकर के, और जिनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है 100 लोगों को वैक्सीनेशन करने का काम है। 3,06,600 वैक्सीन कल पड़ेंगे। दूसरा सवाल यह है कि इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। विपक्षी और खास करके कांग्रेस ने भी सवाल उठाए थे, दूसरे राजनीतिक दल भी उठा रहे हैं कि ये वैक्सीन की अप्रूवल नहीं हुई थी, तीसरा फेज कंप्लीट नहीं हुआ था, उसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि राजनीतिक नेताओं को वैक्सीनेशन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है। उनको इटली मेड चश्मा से नहीं देखना चाहिए विपक्ष के साथियों को, उनको इंडिया मेड चश्मा पहन करके देखना चाहिए, तब उनको सही दिखाई पड़ेगा। हम सभी से ये अपील करते हैं कि ये काम देश भर में स्मूथली हो, और विशेष रूप से इस बात की भी अपील देशवासियों से करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर मत विश्वास करें। तरह तरह की जो गलत जानकारियां हैं वो भी देने का दुष्प्रयास हो रहा है। जो दोनों वैक्सीन्स हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने विकसित की हैं, उनको पर्याप्त साइंटिफिक स्क्रूटनी, जो वैज्ञानिक तरीका होता है, उसके माध्यम से उसको स्क्रूटनाइज करने के बाद उनको इमरजेंसी यूज़
के लिए ऑथराइजेशन दिया गया है। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में कांग्रेस ने दिल्ली में राजभवन का घेराव करने की कोशिश की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता राजभवन की तरफ निकले, लेकिन इस मार्च में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भद्दे और बेहद आपत्तिजनक नारे लगाए, जिनमें न तो प्रधानमंत्री के पद की मर्यादा रखी गई, न ही भाषा का लिहाज रखा गया। कांग्रेस के झंडे हाथों में लेकर ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे और ऐसे ही भद्दे नारे लगाते रहे। हैरानी की बात यह कि इस तरह के नारे लगाने वालों में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता भी शामिल रहीं। मर गया मोदी, मर गया शर्मिंदा करने वाले नारों पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने में देर नहीं की। तो अफसोस है कि कांग्रेस तो मर्यादा तोड़ने में विश्वास करती है। कांग्रेस तो एक परिवार के प्रति उनकी आस्था है, उनकी राजनीतिक संस्थाओं में कोई आस्था नहीं है। कांग्रेस के मार्च में एक बड़ा ट्रक भी शामिल रहा, जिस पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सवार दिखे। राहुल ट्रक पर खड़े होकर ही भाषण देना चाहते थे, लेकिन कार्यकर्ता शोर मचाते रहे। आसपास खड़े नेताओं में कोई हाथ जोड़कर तो कोई इशारों से भीड़ को शांत करने की कोशिश करता दिखा, मगर सब बेअसर रहा। थककर राहुल ने माइक छोड़ दिया। फिर एक दूसरे नेता ने कार्यकर्ताओं को शांत होने की अपील की। बार बार की अपील का भी फायदा नहीं हुआ तो राहुल दूसरी तरफ घूम गए। थोड़ी देर में कोशिश फिर शुरू हुई और एक नेता ने कार्यकर्ताओं से अपील करने का काम संभाला। राहुल ने भी इशारों से भीड़ को चुप रहने को कहा। सब बेअसर रहा, लेकिन हार मानने के बजाय राहुल ने फिर माइक थाम लिया। अब राहुल ने बोलना तो शुरू कर दिया, लेकिन माइक बंद हो गया। आवाज जब भीड़ तक नहीं पहुंची तो शोर भी नहीं थमा। एक माइक से बात नहीं बनी तो राहुल ने 2 माइक पकड़कर बोलना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। आखिरकार महज 1.5 मिनट बोलकर राहुल गांधी ने माइक छोड़ दिया। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता तो ट्रक से नहीं उतरे, लेकिन भीड़ में शामिल काफी कार्यकर्ता पुलिस से उलझ पड़े। राजभवन से कुछ दूर पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी और नारेबाजी करती हुई प्रदर्शनकारियों की भीड़ बैरिकेडिंग तक पहुंच गई। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए, जिसके बाद प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़कर नारे लगाने लगे। थोड़ी ही देर में कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को गिरा दिया और आगे बढ़ने लगे। आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से पहले लेवल की बैरिकेडिंग को तोड़कर तमाम कार्यकर्ता आगे बढ़ गए। लेकिन अगली बैरिकेडिंग पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। राहुल और प्रियंका जिस ट्रक पर सवार थे वो आगे नहीं पहुंचा, बल्कि राहुल गांधी सीधा जंतर मंतर पहुंच गए। जंतर मंतर पर पंजाब के कांग्रेस के सांसद और कुछ विधायक पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। राहुल और प्रियंका उनके साथ उसी तंबू में बैठ गए। राहुल ने दावा किया कि आंदोलन पर जमा किसान थकने वाला नहीं है। वो सोचते हैं कि अगर हमने इसको 10, 15, 20, 30 दिन यहाँ बैठा दिया, ये भाग जाएगा, डर जाएगा, हट जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान का किसान नहीं डरेगा, नहीं हटेगा, वो बैठा रहेगा, भागना आपको पड़ेगा। राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी धरने पर बैठे सांसदों के तंबू में पहुंची। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने जमी हुई डल झील पर चलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। जमी हुई झील पर चलना जान जोखिम में डालने जैसा है, इसलिए पुलिस ने कुछ टीमें बनाकर उन्हें झील पर नजर रखने का जिम्मा सौंपा। और ऐसी ही एक टीम को जब एक आदमी अपने बच्चे के साथ जमी हुई झील के ऊपर नजर आया तो पुलिस का गुस्सा भड़क गया। उस आदमी की हरकत उसके साथ उसके बच्चे की जान को भी खतरे में डाल सकती थी, इसलिए पुलिस ने तुरंत उन्हें झील से बाहर आने के आदेश दिए। यही तरबियत आप बच्चों को दे रहे। बाहर निकलने के बाद भी काफी देर तक पुलिस लोगों को समझाती रही, इस तरह की बेवकूफी करके अपनी जान को खतरे में ना डालें। आप एक जिम्मेदार, दूसरों को भी समझाओ, शहरी बनिए, खुद भी समझिए, आप यहाँ के मकामी बसिंदार हैं, आप खुद भी समझिए, अगर कोई बाहर से भी आ रहा है उसको भी समझाइए कि इस पे मत चलिए। इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने डल झील के किनारे पहरा बढ़ा दिया और लोगों को उसमें जाने की सख्त मनाही कर दी। किसी को भी इसमें चलने की इजाजत नहीं है। असल में श्रीनगर में बीते कुछ दिनों से तापमान 0 से काफी नीचे है, जिसकी वजह से डल झील भी जम चुकी है। कई लोग जमी हुई झील पर चलने का रोमांचक अनुभव करते हैं, लेकिन इस तरह की हरकत उनको भारी पड़ सकती है। गुजरात के वडोदरा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक खेत में 10 फीट लंबा मगरमच्छ पहुंच गया, जिस पर खेत में काम कर रहे एक आदमी की नजर पड़ी।
और उसने फौरन इसकी जानकारी वाइल्ड लाइफ टीम को दी। खबर मिलते ही टीम तुरंत वहां पहुंची और मगरमच्छ को पकड़ने का काम शुरू कर दिया गया। सबसे पहले उसके गले में एक रस्सी फंसाई गई, फिर उसके मुंह पर कपड़ा डाला गया। इसके बाद 3 लोग मगरमच्छ के ऊपर बैठ गए, जबकि एक लड़के ने उसकी पूंछ पकड़ ली। तब जाकर किसी तरह उसे पकड़ा जा सका। 10 फीट बड़ा क्रोकोडाइल था और उसके पैर में लगी थी, इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। भारी भरकम मगरमच्छ को पकड़ने के बाद उसे एक पिंजरे में डाला गया और फिर उसे वन विभाग के हवाले कर दिया गया। मगरमच्छ के पैर में लगी चोट का इलाज कर उसे वापस उसकी सही जगह पर छोड़ दिया जाएगा। यूपी में बीजेपी ने पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद शर्मा को विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया। यूपी में बीजेपी ने विधान परिषद चुनाव के लिए अपने 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। इस सूची में पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद शर्मा का नाम भी शामिल है। पीएमओ में वरिष्ठ अधिकारी रहे अरविंद शर्मा एक दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद शर्मा यूपी के मऊ के रहने वाले हैं और जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तब भी अरविंद शर्मा उनके साथ अलग अलग पदों पर रहे। दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट पर बने डीजीसीए के दफ्तर से एक कर्मचारी को अगवा करने और मोबाइल छीनने का आरोप लगा। इसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया। राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू से कोरोना के मामलों में कमी आने का दावा किया। कर्फ्यू आगामी 15 दिवस માટે પણ ચાલુ રહેશે। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में एक रिहायशी इलाके में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इस खौफनाक मंजर को वहां दूर की इमारतों में रह रहे कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया, जिसमें काफी दूर से आग की ऊंची लपटें उठती हुई नजर आई। आग लगते ही वहां लोगों में भगदड़ मच गई। कुछ लोग वक्त रहते अपनी जान बचाकर भाग गए, लेकिन कुछ लोग बड़ी मुश्किल से वहां से निकल पाए। बताया गया कि जिस जगह ये आग लगी वहां कई लोगों के घर और दुकानें थीं। आग वाली जगह के पास ही बड़े बड़े अपार्टमेंट भी थे, जो इस आग की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। इस हादसे की वजह से करीब 450 लोग बेघर हो गए। अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में सभी लोग सुरक्षित हैं। ठाणे से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां हाईवे पर एक चलती कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसे के वक्त उसमें 2 लोग तुरंत बाहर निकल आए उसमें सवार, जिससे वो बाल बाल बच गए और कुछ ही देर में पूरी कार भयानक लपटों में घिर गई। सामने आई तस्वीरों में कार आग से धधकती दिखी, जबकि वहां मौजूद दमकल कर्मी हालात काबू करने की कोशिश में जुटे नजर आए। उन्होंने पानी की बौछार कर कुछ ही देर में लपटें शांत कर दी, लेकिन काफी देर तक गाड़ी से धुआं निकलता रहा। हादसे के बाद वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी रही, लेकिन दमकल ने हालात संभाल लिए। इस हादसे में गाड़ी पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस छोड़ते छोड़ते चीन को एक और बड़ा झटका दे दिया। News18.com की रिपोर्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते चीन की 9 बड़ी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। इन कंपनियों ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi भी शामिल। इस फैसले के बाद अमेरिकी निवेशकों को 11 नवंबर 2021 तक इन चीनी कंपनियों में किया गया अपना निवेश वापस लेना होगा। अमेरिका ने इन सभी कंपनियों पर चीनी सेना के साथ सांठगांठ का आरोप लगाते हुए इन्हें अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। कुछ वक्त पहले भी अमेरिका ने चीन की 60 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था, जिनमें हुआवे भी शामिल थी। कृषि सुधार कानून के विरोध में जारी किसान आंदोलन पर बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी सूत्रों का दावा है कि पूरा किसान आंदोलन लेफ्ट के हाथ में चला गया है और आंदोलन में अब जिस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो साबित करता है कि लेफ्ट के इशारे पर कैसे बिना बातचीत के अराजकता को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी सूत्रों का मानना है कि 4 दशक पहले हुई पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या और पीएम मोदी के खिलाफ हो रही नारेबाजी से ये साबित हो गया है कि लेफ्ट और लिबरलिज्म की आड़ में कुछ लोगों ने किसान आंदोलन को अपने कब्जे में ले लिया है। बीजेपी का यह भी दावा है कि कई दौर की बैठकों और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी ये लोग कृषि सुधारों पर जारी बातचीत को पटरी पर नहीं आने देना चाहते। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही और एक बार फिर अगली बैठक की तारीख मिल गई, जो 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे हो। कृषि सुधार कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाने के बाद दोनों पक्ष पहली बार साथ बैठे, लेकिन एक बार फिर कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि हर बार की तरह किसान कृषि सुधार कानूनों को वापस लिए जाने की मांग लेकर बैठे रहे, जबकि सरकार ने उनमें संशोधन की बात की, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच होने वाली बैठकों के लिए तारीख पर तारीख मिलने का सिलसिला जारी। करीब 5 घंटे तक आज की बैठक चली। आज की जो बैठक है उसमें कोई नतीजा नहीं निकला और इस अगली बैठक अब 19 तारीख को होगी।
ये मामला सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बनाई है, लेकिन सरकार किसानों की भलाई के लिए इस विवाद को जल्द खत्म करना चाहती है। लिहाजा उसने किसान संगठनों के साथ बातचीत जारी रखी। सरकार खुले मन से और बड़प्पन से लगातार चर्चा कर रही है, लेकिन किसान नेताओं के तेवर अलग ही नजर आए। उन्होंने बैठक के दौरान सरकार की ओर से दिए गए किसी सुझाव को नहीं माना। यही नहीं, बाहर आने पर अगली बैठक के बारे में बात करते हुए उन्होंने इस बातचीत को महज औपचारिकता माना। वो भी ऐसी रहेगी जी, हमें पहले एक तो यहाँ फॉर्मेलिटी करने आते हैं, कल को हमें ये कोई कुछ कहे ना कि सरकार के सामने नहीं जाते, और इसमें से निकालने के लिए कुछ नहीं मिला है। 26 जनवरी को किसान संगठनों ने अपना ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया। इस नजरिए से 19 जनवरी की बैठक को अहम माना जा रहा है। वेब सीरीज तांडव रिलीज हो गई। सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव ऑनलाइन रिलीज हो गई। तुम्हारे पर्सनल ट्विटर हैंडल से ये ट्रेंड होगा, #अनुराधा is RPM। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यूपी में अगले विधानसभा चुनाव में किसी भी दल के साथ गठबंधन से इनकार किया। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में भी उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं करेगी। दिल्ली के कीर्ति नगर में एक कबाड़ की दुकान में आग लगने से 2 लोगों की जलकर मौत हो गई। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने कोरोना के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा और बंगाल की संस्कृति की बात करते हुए उसे घेरा। कोरोना থেকে বেশি ডেঞ্জারাস কি জানেন? बीजेपी। जिस पर भड़की बीजेपी ने नुसरत को वो वक्त याद दिला दिया जब उनकी अपनी पार्टी ने नहीं बल्कि बीजेपी ने उनका साथ दिया था। हाल में दुर्गा माँ के ऊपर एक अपना कोई शॉर्ट फिल्म की थी, उस समय तो टीएमसी उनके साथ खड़ी नहीं हुई थी। ममता से नाराजगी की खबर के बीच टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने अभिषेक बनर्जी से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने की बात पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि वो टीएमसी नहीं छोड़ रही हैं, जो दिक्कत थी उसे पार्टी के सामने रखा है। वहीं दूसरी ओर ममता के मंत्री राजीव बनर्जी की नाराजगी की खबरें सामने आई हैं। अब वो आज फेसबुक लाइव के जरिए अपनी बात सामने रखेंगे। जो भी मेरा प्रॉब्लम मैंने बताया, जो भी मेरा अभिमान जो बोलते हैं वो जो बताया, वो मैंने डिस्कस किया अभिषेक बंदोपाध्याय लीडर के साथ। मैं ज्वाइन करने की भी बात ऐसे फैलाया जा रहा है कि दिल्ली नहीं, अभी पार्टी में जो भी है, जिसका भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करना चाहिए सबको। जो प्रॉब्लम मुझे ये लग रहा है, अगर कोई एक होने से चलो उसका प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 10 अगर प्रॉब्लम बताए तो उसमें कुछ ना कुछ होगा, उसमें डिसाइड करना है, उसको पार्टी को सॉल्व करना चाहिए। अभी आप क्या टीएमसी में? अब हाँ बिल्कुल, टीएमसी के साथ थी। टीएमसी के मैं कभी दूसरा पार्टी किया नहीं, अभी भी टीएमसी के साथ ही हूँ। राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने के अभियान की देश भर में शुरुआत हो गई। 27 फरवरी तक चलने वाले आरएसएस और वीएचपी के इस अभियान का नाम निधि समर्पण अभियान है, जिसके तहत देश भर के लोगों से राम मंदिर निर्माण के लिए धन इकट्ठा शुरू कर दिया गया। इस अभियान में सबसे पहला सहयोग देश के प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया। राम मंदिर निर्माण के लिए धनराशि इकट्ठा करने की मुहिम के तहत विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति भवन पहुंचा और राष्ट्रपति ने उन्हें 5,100,000 रुपए का चेक दिया। 5,100,000 रुपए का चेक है जो आलोक जी के हाथ में है, राष्ट्रपति ने दिया है। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति से मुलाकात करके वीएचपी का प्रतिनिधिमंडल बाहर निकला है। साथ ही राष्ट्रपति से मिलकर लौटे वीएचपी के लोगों ने यह भी साफ कर दिया कि वो बिना भेदभाव किए देश के हर उस नागरिक के पास जाएंगे जो राम मंदिर बनाने में सहयोग करना चाहता है। क्या प्रधानमंत्री से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम दूसरे नेताओं से भी आप लोग टाइम ले रहे हैं मिलने के लिए? जिसको श्रद्धा से देना है उस सबका स्वागत है। अभियान शुरू हुआ तो अलग अलग शहरों से तस्वीरें आने लगी। भोपाल में वीएचपी के कार्यकर्ता घर घर गए, साथ ही वो दुकानों पर भी पहुंचे और जिसने श्रद्धा के साथ जो धनराशि दी उसे राम मंदिर निर्माण के लिए लिया। अयोध्या में राम मंदिर के लिए चंदा जमा करने का काम बाकायदा पर्चा लेकर वीएचपी की तरफ से और जो समाज के कार्यकर्ता वो निकले हुए हैं। मुंबई में भी निधि समर्पण अभियान से जुड़े लोगों ने सीताराम और हनुमान के जयकारे लगाते हुए धनराशि इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो वहीं लखनऊ से भी ऐसी ही तस्वीरें आई जहां राम भक्त हनुमान की पूजा के साथ ही मंदिर निर्माण से जुड़ी मुहिम का आगाज हो गया। वहां इस अभियान को कामयाब बनाने के लिए 41 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए।
खबर है कि आतंकवादी दिल्ली पर पठानकोट जैसे हमले की फिराक में है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की साजिश रची है, जिसका जिम्मा आतंकी मौलाना इब्राहिम अजहर को सौंपा गया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पर हमले के लिए 3 आतंकवादी कश्मीर भी पहुंच चुके हैं, जो 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले जैसा ही आतंकी हमला दिल्ली पर करने की फिराक में। इसके अलावा खबर है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने कश्मीर में हमले की योजना बनाई है और इसके लिए लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन को हमलावर ड्रोन से लैस करने का प्लान बनाया है। ये ड्रोन 5 किलो वजन के साथ 3 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम बताए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेताओं के साथ अमित शाह आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा की, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी शामिल हुए। इस बैठक में अमित शाह ने बंगाल में ममता का किला ढहाने के लिए रोड मैप तैयार किया। शाह ने बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने का निर्देश दिया। बंगाल में 200 सीटों के ऊपर कैसे जीता जाए, इसकी रणनीति पर पार्टी के नेताओं ने अमित शाह से चर्चा की। एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, वहीं पड़ोसी देशों को दादागिरी दिखा रहा चीन अब ताइवान पर कब्जे की साजिश रच रहा है। इससे पहले भी चीन ताइवान पर हमले की खुली धमकी दे चुका है, लेकिन अब तो वो हमले की तैयारियों में भी जुट गया है। ताइवान पर कब्जे के लिए चीन की सेनाएं लगातार अभ्यास कर रही हैं। सामने आए एक वीडियो में एक चीनी सैनिक समंदर के रास्ते ताइवान में घुसने की तैयारी करते नजर आए। बड़े स्तर पर हुए इस अभ्यास में सैकड़ों सैनिक, टैंक, तोपें और लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल थे, जो दुश्मन के ठिकानों पर शोले बरसाते दिखे। अभ्यास के दौरान जंगी बेड़े की मदद से सैनिकों की एक टुकड़ी को किनारे तक पहुंचाया गया। इसके लिए जमीन के साथ पानी पर भी चल सकने वाले खास टैंकों की मदद ली गई। कुछ जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए भी उतारा गया। जैसे ही ये सैनिक किनारे पहुंचे, उन्होंने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। इस दौरान दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइलें, तोपें और बम दागे गए। आसमान, जमीन और पानी, हर तरफ से हमले का अभ्यास किया गया। ऐसा लगा जैसे चीन ताइवान पर कब्जे की तैयारियों को आखिरी रूप दे रहा हो। यही नहीं, चीन लगातार गीदड़ भपकियां देकर ताइवान को उकसाने की भी कोशिश कर रहा है, ताकि झड़प की सूरत में वो एक बड़े हमले को अंजाम दे सके। नेपाल को भारत कोरोना की वैक्सीन देगा। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने दिल्ली में विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात की, जिसमें नेपाल ने भारत से कोरोना की वैक्सीन देने की अपील की, जिसे भारत ने मान लिया। मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई। इंग्लैंड ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट पर 320 रन बना लिए। इस तरह पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड की टीम के पास अभी 185 की बढ़त हो चुकी है और जो रूट 168 रन बनाकर अब भी क्रीज पर डटे हुए हैं। गुजरात के डिप्टी CM नितिन पटेल ने बताया कि जरूरत पड़ी तो राज्य में लव जिहाद कानून बनाया जा सकता है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी यह कानून लागू किया गया है। कांग्रेस ने सबसे बड़े वैक्सीन अभियान के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी, लेकिन इसके बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध दिया। प्रधानमंत्री जी, आप अपने को अलग रखिए, इसे इवेंट न बनाइए, पॉलिटिकल इवेंट न बनाइए। कांग्रेस के इस हमले पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने पलटवार किया और साथ ही इस अभियान के लिए PM की तारीफ की। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के काल के अंदर देश को आगे बढ़ाया, देश की समस्या का समाधान करने का काम किया। अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने 14वीं बार एक ही रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजकर उसे वापस धरती पर उतारने में कामयाबी हासिल की। न्यू शेपर्ड नाम के इस रीयूजेबल यानी दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट को टेक्सास से लॉन्च किया, जहां काउंटडाउन खत्म होते ही रॉकेट का इंजन स्टार्ट हो गया और वो आसमान की तरफ उड़ने लगा। कुछ ही मिनट में रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंच गया। इसके बाद उसके अगले हिस्से में लगा स्पेस कैप्सूल उससे अलग हो गया। कैप्सूल के अलग होने के बाद रॉकेट दोबारा धरती पर सुरक्षित उतर आया। जिस ब्लू ओरिजिन नाम की स्पेस कंपनी ने रॉकेट का सफल परीक्षण किया, वो ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न के CEO जेफ बेज़ोस की है। इस कंपनी का मकसद लोगों को पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष की सैर कराना है। इस टेस्ट के वक्त रॉकेट के अंदर लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन जो कैप्सूल रॉकेट के साथ उड़ा था उसमें 6 यात्री सवार हो सकते हैं। पंजाब के गुरदासपुर से रूह कंपा कर रख देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ बदमाशों ने मामूली विवाद में एक महिला पर हमला कर दिया। जिस वक्त ये घटना हुई उस समय महिला के घर वाले उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंचे थे।
तभी कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया। उसे बचाने के लिए जब उसकी मां बीच में कूदी तो उस पर भी धावा बोल दी, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक आरोपी उसकी मां से मारपीट करता नजर आया तो वो महिला खुद को उन लोगों से बचाने के लिए भागती दिखाई दी। पीड़ित का आरोप है कि ये बदमाश काफी लंबे वक्त से उसके परिवार वालों को तंग करते आ रहे हैं। इन दिन पहले कंप्लेंट में मैंने कहा कि मैंने मारन पै गया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने भरोसा दिया कि इस मामले में जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोषी गिरफ्तार किया, बाकी जांच चल रही है जो भी हो। वीडियो में गोली लगने के बाद महिला की मां और एक कुत्ता जमीन पर बेसुध गिरे दिखे। बाद में दोनों महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। ऑस्ट्रेलिया के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करने पहुंचा वहां एक सफेद कबूतर उनके लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है, जिस वजह से उसे मारने की तैयारी की चर्चाएं जोरों पर हैं। News18.com की रिपोर्ट है कि यह कबूतर अमेरिका के ऑरेगन में पिछले साल अक्टूबर में हुई कबूतरों की एक रेस में शामिल हुआ था, जो रेस के दौरान भटक गया और 13,000 किलोमीटर की उड़ान भर 26 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंच गया था। लेकिन पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहे बर्ड फ्लू की वजह से वहां की सरकार को इस कबूतर से बीमारी फैलने का खतरा सताने लगा है। ऐसी चर्चा है कि बर्ड फ्लू को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया उसे मार सकता है। बताया गया कि जब यह कबूतर ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा गया तो उसके पैर में एक नीला पट्टा बंधा था, जिसे रेस में कबूतरों की पहचान के लिए बांधा जाता है। लेकिन जब यह मुद्दा उठा तो अमेरिका ने यह दावा कर दिया कि उस कबूतर के पैर में बंधा नीला पट्टा नकली है। सचिन के बेटे ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में डेब्यू किया। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में मुंबई की टीम से डेब्यू किया। इस मुकाबले में अर्जुन 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन बिना कोई गेंद खेले नॉट आउट लौटे। बाद में अर्जुन ने एक विकेट लिया, लेकिन 3 ओवर में 34 रन देकर काफी महंगे भी साबित हुए। इस मुकाबले में हरियाणा ने मुंबई को 8 विकेट से हरा दिया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मंत्री धनंजय मुंडे पर लगे आरोप पर बयान दिया और कानून को सबसे ऊपर बताया। इसी मामले पर शरद पवार ने कहा है कि पार्टी इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उद्धव सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है। हालांकि धनंजय मुंडे का कहना है कि ये महिला ब्लैकमेल कर रही है। इसमें जांच ठीक से करेंगे, सच्चाई सामने लाएगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमनाथ भारती को सोमवार को अदालत में पेश होने का आदेश दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती अभी यूपी की जेल में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। ऐसे में कोर्ट ने यूपी पुलिस को उन्हें अदालत में पेश करने की जिम्मेदारी सौंपी है। दिल्ली में सोमनाथ भारती पर 2016 में एम्स के सिक्योरिटी स्टाफ के साथ मारपीट के आरोप में केस चल रहा है, जबकि यूपी में वो पिछले दिनों बदसलूकी और विवादास्पद बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन में विदेशी फंडिंग पर बीजेपी ने चिंता जताई और सरकार से पैसा जमा करने वाले संगठनों पर कार्रवाई की मांग की। सिख फॉर जस्टिस लगातार और एक और संगठन है, वो दोनों संगठन मिलकर लगातार इन सबके लिए पैसा रेज कर रहे हैं। लेकिन किसान आंदोलन में विदेशी फंडिंग के मुद्दे पर कांग्रेस केंद्र सरकार पर बिफर गई। एक बेहुदा हरकत है सरकार की तरफ से। किसान संगठन तो राजनीतिक दलों तक से परहेज कर रहे हैं। इंडोनेशिया में आधी रात को 6.2 की तीव्रता का ऐसा खतरनाक भूकंप आया कि लोगों को जान बचाकर भागने का मौका तक नहीं मिला। नींद में ही वो मौत के मुंह में समा गए। भूकंप से अब तक 35 लोगों के मरने की खबर है, जबकि 600 से ज्यादा अब भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। और कुदरत की तबाही का सिलसिला यही नहीं थमा। इसके बाद भी भूकंप के कुछ झटके आए, जिन्होंने लोगों को दहला कर रख दिया। मौत के डर से वो अपने घरों से भाग खड़े हुए। इंडोनेशिया के सोलावेसी आइलैंड पर भूकंप आकर चला गया लेकिन अपने पीछे तबाही का खतरनाक मंजर छोड़ गया। वहां से आए एक वीडियो को देखकर तो रोंगटे खड़े हो गए। इस वीडियो में एक बच्ची भूकंप में धाराशाही अपने मकान के नीचे दबी नजर आई। वो मलबे में इतनी बुरी तरह से फंसी हुई थी कि 1 इंच तक हिलडुल नहीं पा रही थी। बस उसका चेहरा ही बाहर नजर आया, लेकिन ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि इतने बड़े हादसे के बावजूद वो बिल्कुल होश में थी। Apa nama tadi? Angel. Siapa itu di sebelah tak? Catering. Masih bernapas sih? Masih ada suaranya। लोग जिंदगी बचाने के लिए अस्पताल जाते हैं, लेकिन भूकंप ने इंडोनेशिया में एक अस्पताल भी ढहा दिया।
बीमार मरीज हाथ पैर मारते रह गए, लेकिन कुछ काम ना आया। वो मलबे के नीचे दब गए। भूकंप के बाद बारिश भी आ गई, जिससे राहत बचाव का काम और ज्यादा मुश्किल भरा हो गया। राजस्थान के जैसलमेर में कोरोना नियमों को ताक पर रखकर जैसलमेर राजघराने के युवराज का राज तिलक किया गया। राज तिलक के बाद 25 साल के चैतन्य राज सिंह की पदवी युवराज से बदलकर महारावल हो गई, जिसके जश्न में पूरा शहर उमड़ पड़ा। एक खुली गाड़ी में चैतन्य राज सिंह जैसे ही सोनार फोर्ट के गेट पर पहुंचे, वहां मौजूद भीड़ ने जयकारों के साथ उन पर फूलों की बारिश शुरू कर दी। राज तिलक की सभी परंपराएं किले में ही पूरी की गईं, जिसे किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। कहीं ढोल नगाड़े बजते दिखे तो कहीं जमकर डांस हो रहा था। ढोल ताशों के शोरगुल के बीच हवाई फायरिंग की भी आवाज सुनाई देती रही। वहां कोरोना की सारी बंदिशों को दरकिनार कर लोगों को दावत दी गई। शायद इसलिए जितने लोग किले के अंदर थे, उतने ही बाहर भी खड़े नजर आए। जश्न के जोश में सब ऐसे खोए कि उन्हें कोरोना का होश नहीं रहा। सोशल डिस्टेंसिंग तो हो ही नहीं सकती थी, लेकिन वहां पहुंचे लोगों ने अपना मुंह तक ढकने की जरूरत नहीं समझी। ताजपोशी के बाद चैतन्य राज सिंह गाड़ी पर सवार होकर जनता से मिलने निकल पड़े और उनके साथ ही लोगों का हुजूम भी साथ साथ चलता रहा। दिल्ली पुलिस ने चीन की एक बड़ी साजिश को बेनकाब किया है और चीनी ऐप के जरिए लोगों को घर बैठे कमाई करने का लालच देने वाले गिरोह का भंडा फोड़ा। इससे पहले न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि किस तरह चीन की कंपनियों के लोन देने वाले ऐप की वजह से कई लोग जान देने पर मजबूर हो गए थे। और अब एक नया गोरख धंधा सामने आया है, जिसमें लोगों को मैसेज भेजकर पैसे कमाने का लालच दिया जाता है, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने तफ्तीश करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, इन 12 लोगों में चीन की 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने इन लोगों के अकाउंट को तुरंत ब्लॉक करवाया और 6 करोड़ रुपए सीज किए। इस पूरे मामले में जांच का आधार लोगों से मिले मैसेज थे, क्योंकि लोगों से उनमें दिए गए लिंक को लाइक करने या फॉलो करने के बदले पैसे देने का वादा किया जाता था। चाइनीज ऐप्स के जरिए सबसे बड़ा साइबर अटैक भारत में किया जा रहा है, जहां लाइक करने के नाम पर पैसे नहीं मिलते, बल्कि बहुत बड़ी जालसाजी की जा रही है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, तार से तार जुड़ते गए और पुलिस को साजिश के चीन से कनेक्शन के बारे में पता चला। ये ऐप जो कि बार बार रिपीटेडली इंस्टॉल होते ही चाइनीज सर्वर से लिंक हो रहा है और इसके पीछे जो ऑपरेट करने वाले लोग हैं उनका जो डायरेक्टरशिप और जो पैसे रिसीव कर रहे हैं वो भी फॉरेन नेशनल्स हैं। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है, ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको मिलकर इस वायरस को हराना है। इस लड़ाई में नेटवर्क 18 हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का